चलिए, आज की क्लास के अंदर हमारी मटेरियल के फास्ट ट्रैक की क्लास नंबर 3 है और अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर तक मटेरियल से रिलेटेड ईओक्यू के कॉन्सेप्ट को समझा था विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी, विदाउट डिस्काउंटिंग पॉलिसी। साथ में हमने लेवल ऑफ स्टॉक को देख लिया था और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हमने कंसिडर कर लिया था। आज दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले तो मटेरियल रिसिप्ट जो है कि कितना मटेरियल हमें रिसिप्ट हुआ। जो मटेरियल हमें रिसिप्ट हुआ है, मान लीजिए मैंने सप्लायर को कॉल करा, मैंने कहा भैया मुझे 5000 यूनिट भेजना। उसने 5000 यूनिट जो भेजा उसका बिल जो मेरे पास आया उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जुड़ी हो सकती है। तो एक मटेरियल जो आपको रिसिप्ट हो रहा है उसकी रिसिप्ट की जो मटेरियल आपको मिला उसकी वैल्यू कितनी है उसको निकालना आज हमारा कॉन्सेप्ट है। पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट आज इसकी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। आज की क्लास जो होगी अभी तक जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट कराया सबका एक एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा फास्ट ट्रैक के अंदर। और क्वेश्चन ऐसा होगा कि हाँ लेवल का क्वेश्चन होगा, ये नहीं कि हलवा सा क्वेश्चन करा दिया, वो तो आप भी कर लेते, पर एक लेवल का क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार जो फास्ट ट्रैक में मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो एक अच्छे क्वेश्चन है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास आता है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। इसका मतलब है कि जो मटेरियल आपको रिसिप्ट हुआ था जब सप्लायर को आपने मंगाया था, जो मटेरियल आपको रिसिप्ट हुआ था उसमें उसमें आपने उसमें आपने उसकी क्या वैल्यू है, उस मटेरियल की क्या वैल्यू है जो मटेरियल आपको रिसिप्ट हुआ था। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले तो मटेरियल कितने का खरीदा वो जोड़ देख लो। तो सर सबसे पहला आ जाता है मटेरियल परचेज कि मैंने मटेरियल खरीदा कितने का। तो मैंने खरीदा, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा, मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पर डाल दिए। अब मुझे बताओ 1 लाख रुपए का मटेरियल खरीद लिया आपने, वो तो आपका परचेज प्राइस हुआ जो एक्चुअली में आपने सप्लायर को दिया। पर ऐसा भी तो होगा कि इसमें जीएसटी पे करा होगा। ऐसा भी तो होगा कि मान लीजिए अगर आप मटेरियल लेकर आ रहे हो तो मटेरियल लाने के लिए आप जिस रोड से आए उसमें रोड पे टोल टैक्स दिया होगा। तो सर मटेरियल को खरीदने से लेकर फैक्ट्री तक में लाने का खर्चा और फैक्ट्री तक में लाने से रिलेटेड कोई इंसेंटिव डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो उस चीज को कंसीडर करते हुए हमें वैल्यू है मटेरियल रिसिप्ट निकालनी है कि मैंने जो मटेरियल रिसिप्ट करा, मैंने जो मटेरियल मुझे रिसिप्ट हुआ स्टोर के अंदर उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है, परचेज प्राइस को आपको जोड़ना है क्योंकि परचेज प्राइस तो वो प्राइस है जो हमने एक्चुअली में सप्लायर को पे करा उस मटेरियल के लिए जो हमें रिसिप्ट हुआ, वो हमारा आ गया। इसके बाद अगर आप ऐसी रोड से आ रहे हो जहां पर आपको टोल टैक्स देना पड़ा, मैंने यहाँ पर सारी बातें कंसीडर करी हुई है, सारी चीजें कंसीडर करी हुई है। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज पेपर के अंदर आए, कुछ बातें ही हो सकती है। मान लो आप ऐसी रोड से नहीं आए जहां पर रोड टोल टैक्स नहीं भरा होगा, आपने रोड टैक्स नहीं भरा होगा तो वो कंसीडर नहीं होगा। पर अगर आप अपना मटेरियल खरीदते वक्त ऐसी रोड से आते हैं जहां पर आपको रोड का टैक्स भी देना पड़ता है तो वो भी आपकी जेब से जाता है, तो रोड टैक्स या टोल टैक्स अगर आपने कोई पे करा है तो वो यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। अगर आपने कोई जीएसटी पे करा है पर उस जीएसटी का आपने क्रेडिट ले लिया है कहीं से, गवर्नमेंट से जीएसटी पे एंड उसका क्रेडिट, मतलब क्या कि जो जीएसटी आपने पे किया था वो आपने कस्टमर से रिकवर कर लिया। आप जीएसटी किसको पे करोगे, हम जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को। हम क्या है, हम कंज्यूमर है। अगर मैं कंज्यूमर हूं तो जीएसटी का बर्डन मेरे पे पड़ेगा। पर अगर मैं कंज्यूमर नहीं हूं, मैं एक सप्लायर हूं या मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, तो जो मटेरियल खरीदते टाइम मैंने जीएसटी पे करा होगा, जब मेरा ये मटेरियल बन जाएगा और जब मैं इसको बेचूंगा कस्टमर को तो कस्टमर से वो जीएसटी वापस ले लूंगा। तो जो जीएसटी मैंने पे करा अगर वो आपने कस्टमर से रिकवर कर लिया है जीएसटी, तो आपकी जीएसटी की तो कॉस्ट ही नहीं आई। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब हुआ कि जो जीएसटी आपने गवर्नमेंट को पे करा था मटेरियल खरीदते टाइम, अब जब ये मटेरियल आगे प्रोसेस करके कस्टमर को बेचा जाएगा तो कस्टमर से आपने वो जीएसटी वापस ले लिया, तो अब वो गवर्नमेंट को जमा नहीं कराओगे क्योंकि ऑलरेडी आप गवर्नमेंट को पे कर चुके हो। तो जो जीएसटी आपने गवर्नमेंट को पे किया था वो आगे अगर आप कस्टमर से रिकवर कर लेते हो तो इसको बोलते हैं टैक्स का क्रेडिट ले लेना, कि अब आप दोबारा जीएसटी पे नहीं करोगे, जो आपने पे करा था वो आपको मिल गया। तो जो जीएसटी मैंने पे किया था अगर वो मुझे मिल जाता है कस्टमर से तो इसको बोलते हैं आईटीसी का बेनिफिट मिला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिला है। और अगर आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीएसटी की कॉस्ट आपकी नहीं है। बताओ सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जीएसटी की कॉस्ट आपकी नहीं है। क्यों, क्योंकि जीएसटी की कॉस्ट मेरी भी तब होती जब मैंने गवर्नमेंट को पे करा होता और आगे कस्टमर से रिकवर नहीं करता। एक तरफ से गवर्नमेंट को पे करा, मेरी कॉस्ट बन गई, पर मैंने वही जीएसटी कस्टमर से रिकवर कर लिया। इसका मतलब आपकी कॉस्ट कहाँ है फिर, जीएसटी। तो ध्यान दीजिएगा अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिला हुआ है तो जीएसटी ऐड नहीं किया जाएगा मटेरियल रिसिप्ट की कॉस्ट के अंदर। पर अगर आपको जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला कि आपने जो जीएसटी पे करा था वो कस्टमर से आप रिकवर नहीं कर रहे, तो हम इसको क्या करेंगे, इस जीएसटी को हम जोड़ेंगे क्योंकि हमारी कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि हमें आगे कस्टमर से रिकवर नहीं करा। राइट।
तो ठीक है, अगर जीएसटी आप तभी जोड़ोगे, यहाँ पर ऐड करोगे अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो फिर नहीं जोड़ेंगे, ठीक है नहीं। चलो, तो जीएसटी यहाँ पर जुड़ेगा कब? जीएसटी को हम कब जोड़ेंगे? हमारी कॉस्ट तब होगी जब मैंने जीएसटी पे करा और आगे मैंने कस्टमर से रिकवर नहीं करा, मुझे आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिला है। अगर आप ये गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, ये मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस पर अगर आपने कस्टम ड्यूटी पे करी है तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। कोई इंश्योरेंस पे करा है वो करा जाएगा, क्योंकि लाने तक आप इंश्योरेंस भी करा लेते हो। अगर कोई कमीशन पे करा है, फ्रेट इनवर्ड है, तो वो आपको यहाँ पर जोड़ा जाएगा। जो जो खर्चा आपको फैक्ट्री तक लाने का हुआ है वो सारा यहाँ पर जोड़ा जाएगा। प्लस अब कई सारी चीज़ें ऐसे होती है दोस्तों, कई सारी चीज़ें ऐसे होती है कि हम जो मटेरियल लाते हैं वो कंटेनर में लाते हैं। कई सारी चीज़ें कंटेनर में आती है, जरूरी नहीं है कि आपका मटेरियल ऐसे आया है। कोई मटेरियल ऐसा होता है जिसको कंटेनर में, कंटेनर मतलब एक बॉक्स, टीन का बॉक्स जिसके अंदर हम डालकर वो मटेरियल को लेकर आ रहे हैं। तो अगर वो कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है, मतलब आपने सप्लायर से बोला कि भाई मेरे को मटेरियल कंटेनर में डाल के दो, ये कंटेनर में वापसी भिजवा दूंगा, वो कह रहा है जी वापसी नहीं लेंगे हम, अगर कंटेनर लोगे तो आपको रखना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट आप बियर करोगे। तो अगर वो कंटेनर की कॉस्ट, कंटेनर जो है वो रिटर्नेबल नहीं है, सप्लायर उसको वापस नहीं ले रहा, तो हम सर यहाँ पर उसकी कॉस्ट भी जोड़ेंगे मटेरियल के अंदर, क्योंकि वो भी हमारे को मटेरियल लाने के लिए कंटेनर खरीदना पड़ा, राइट। और अगर वो रिटर्नेबल है कि भैया देखो मटेरियल रख जाना और कंटेनर वापस ले जाना, तो मेरे को तो कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ा, तो जो कॉस्ट आपकी जेब से जाएगा वो मटेरियल रिसिप्ट का पार्ट माना जाएगा, मटेरियल की कॉस्ट में जुड़ा जाएगा। अगर कोई शॉर्टेज हो गई है, नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस का, नॉर्मल सिचुएशन है, उसका बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट करते हैं। तो अगर किसी भी तरीके की शॉर्टेज हो जाती है तो उससे, अगर एक नॉर्मल सिचुएशन की वजह से शॉर्टेज हो गई मटेरियल की, तो उस शॉर्टेज की वजह से जो कॉस्ट इंकर्ड हुई वो भी आपका मटेरियल रिसिप्ट का पार्ट माना जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है। और सर अगर मान लो आपने जीएसटी यहाँ पर जोड़ दिया है, देखना, अगर मान लेते आपने यहाँ पर, अगर मान लेते सर मटेरियल प्राइस के अंदर आपने जीएसटी जोड़ रखा है, अगर यहाँ पर जीएसटी जुड़ा हुआ है, मटेरियल प्राइस के अंदर अगर जीएसटी जुड़ रखा है और जीएसटी का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया था, फिर क्यों जोड़ रखा है भाई? हटाना पड़ेगा ना। सुनो, ये जीएसटी आप लेस तब करोगे जब इस वाले प्राइस के अंदर जीएसटी जुड़ा होगा और आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल गया होगा। भाई आईटीसी का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, जो मैंने जीएसटी पे करा था वो मैंने कस्टमर से रिकवर कर लिया, तो आपकी तो कॉस्ट हुई नहीं, तो वो ऐड होगा नहीं, तो फिर लेस भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जोड़ा ही नहीं, तो मैं लेस क्यों करूं? पर अगर आपने वो जीएसटी यहाँ पर जोड़ रखा है और आपने, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट मिल गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया है, तो जोड़ना नहीं चाहिए था, इसलिए लेस करा हुआ है, राइट? समझ में आ रहा है? तो ये लेस क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर जोड़ रखा है, इसलिए लेस लिखा है। लेट सपोज कि जीएसटी नहीं आना चाहिए था और आपने ऊपर जोड़ा भी नहीं है परचेज प्राइस के अंदर, तो फिर मैं इसका कुछ नहीं करूंगा, फिर मैं नहीं डालूंगा। समझ में आ गया? ये कब लेस होगा? जब आपने ऊपर जीएसटी जोड़ रखा था जबकि नहीं जुड़ना चाहिए था, आईटीसी का बेनिफिट मिल गया है, तब लेस होगा। ऊपर जीएसटी जोड़ रखा था, जोड़ा नहीं है और आपने जोड़ना भी नहीं था, तो ठीक है, फिर लेस क्यों करेंगे? समझ में आया? अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो लेस करना है, अगर कोई पेनल्टी और चार्जेस है जोड़ रखे हैं, पहले से एडेड है, तो आपको हटा देना है पेनल्टी और चार्जेस, क्योंकि वो आपका लॉस माना जाएगा, कस्टमर पर उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। मटेरियल की कॉस्ट में मत जोड़ देना। भाई मान लो आपका चालान कट गया, तो किसकी गलती? आपकी ना। अब उस चालान को मटेरियल की कॉस्ट में जोड़कर आप कस्टमर से थोड़ी चार्ज करोगे, तो मटेरियल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। अगर कोई क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है या कोई इंसेंटिव्स या ग्रांट्स मिल रहे हैं, जो भी बेनिफिट आपको मिल रहा है उसको आप यहाँ से लेस कर देना, और जो आ जाएगा आपका उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ मटेरियल रिसिप्ट। कैश डिस्काउंट को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि कैश डिस्काउंट क्या होता है? एट द टाइम ऑफ द काउंटर मिल जाता है, मतलब इसके अंदर पहले से नहीं जुड़ा हुआ है कैश डिस्काउंट। जो डिस्काउंट आपको मिला है वो नहीं जुड़ा। मान लीजिए आपको यहाँ पर 10,000 का प्राइस था, आपको 5,000 का, सॉरी 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो यहाँ मैंने 9 ही लिखा। तो फिर मैं जब 9 ही लिख रहा हूँ, कैश डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस करके ही यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो फिर कैश डिस्काउंट को इग्नोर ही तो करूंगा। हाँ, अगर आपने यहाँ 10 लिया होता और 1,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलता, तो आप यहाँ से 1,000 हटाते। पर यहाँ पर हमेशा क्या लिखते हैं? लेस करके लिखते हैं जो कैश डिस्काउंट आता है। मतलब कैश डिस्काउंट को बेसिकली आपको इग्नोर करना है, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है उसको आपको यहाँ पर लेस करना है। अब ये मान के चलो कैश डिस्काउंट को मेरे हाथ में ही कैश आ गया ना। कैश डिस्काउंट का मतलब जो पेमेंट मुझे करनी थी मैंने नहीं करी, तो मैंने नेट पेमेंट करी, तो फिर कैश डिस्काउंट को आप लोगे ही क्यों? क्योंकि आपकी जेब से गया ही नहीं वो। समझ में आ गया? तो इस तरीके से मटेरियल की वैल्यू निकाला जाता है। जीएसटी का पार्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीएसटी पे करा था, खरीदते टाइम पर आपने जीएसटी पे करा था और वो आप आगे कस्टमर से रिकवर नहीं कर पा रहे, तो जीएसटी की कॉस्ट आपकी जेब से गई, तो आप उसको मटेरियल कॉस्ट में जोड़ोगे।
अगर आपने खरीदते टाइम जीएसटी पे करा था और वो जीएसटी आगे जाकर आप कस्टमर से रिकवर कर लोगे जो वो मटेरियल बेचोगे फिनिश गुड बनाकर, तो कस्टमर से जो आपने रिकवर कर लिया और आपने जो पे करा था वो कस्टमर से रिकवर हो गया, तो आपका तो जीएसटी गया नहीं जेब से, वो तो कस्टमर के हैंड पे चले गया जीएसटी, तो आप उसको कॉस्ट में नहीं ऐड करोगे। इसको बोलते हैं आईटीसी का बेनिफिट मिल जाना। आज की क्लास में कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। आज की क्लास का पार्ट है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को करना। आओ दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। एक चीज आपको बता दूं, ये बुक कौन सी है क्या है इस पे आपको फोकस नहीं करना है। ये बुक कौन सी है, कहाँ से क्वेश्चन क्या से क्वेश्चन करें, हमारे को कैसे मिलेंगे, फास्ट ट्रैक की अलग से बुक बना रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर कराऊंगा वो उस बुक के अंदर डाल दूंगा और वो बुक आपको डिलीवर कर दूंगा। तो बुक की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन फास्ट ट्रैक के अंदर मैं कराऊंगा, कोई से भी कहीं से भी कराऊं, मैं कहीं से भी कोई से भी बुक से उठा के करा दूं, आपको वो क्वेश्चन लाकर परोस के दूंगा अलग से बुक में। फास्ट ट्रैक की बुक अलग बनाकर वहां पे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आपको लगेगा कि हाँ मैंने जो फास्ट ट्रैक में क्वेश्चन करे एक जेन्युइन क्वेश्चन करे हैं, इससे मुझे काफी कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले क्वेश्चन को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि जो इसका मैं पहला क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें एक ऑटोमेटिक समझ आएगा कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपने कभी मॉड्यूल में करा ही नहीं होगा। आओ जरा पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। जो फास्ट ट्रैक में आने वाले क्वेश्चन कहीं से भी लाऊं, आपको फास्ट टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में मैं करा रहा हूं वो आपको अलग से बुक में डिलीवर कर दिया जाएगा। होप अब आपको समझ में आ गई। अब जरा पहला क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए। ए लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग अ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। ए लिमिटेड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग अ रॉ मटेरियल एक मिनट देना। Using a raw material do to produce 1 unit of x 2 kg of d is required। देखिए क्या होता है, अगर आप x की 1 यूनिट बनाना चाहते हो तो d जो है मटेरियल वो 2 kg लगेगा। तो अगर मैं x की 1 यूनिट बनाऊंगा तो d जो मटेरियल है मेरा 2 kg लगेगा। अगर 2 यूनिट x की बनाऊंगा तो 4 kg मटेरियल लगेगा d नाम का। As per the sale forecast conducted by the company, it is able to sell 20,000 unit of x। यहाँ पर हमने देखा, अनुमान लगाया कि जो हमारी x की 20,000 यूनिट बिक जाएगी। x की 20,000 यूनिट हमारी बिक जाएगी। इसके बाद द कमिंग ईयर द फ्लोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल डी। तो रॉ मटेरियल है डी और x क्या है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। डी इज अ रॉ मटेरियल, डी नाम का एक रॉ मटेरियल है और x क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। अगर आप 20,000 यूनिट x की बनाओगे तो 40,000 रुपए का रॉ मटेरियल डी लगेगा। समझ में आ गया। द रीऑर्डर क्वांटिटी इज 200 kg लेस देन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो कह रहा है देखो जो ईओक्यू है ना उससे हमने नहीं मंगाया, जो हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी है वो 200 kg है जो कि ईओक्यू से लेस है। रीऑर्डर क्वांटिटी हमारा 200 kg है जो लेस देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 kg। एक दिन में आप ज्यादा से ज्यादा 20 kg का कंजम्पशन कर रहे हो। एंड मोर देन एवरेज कंजम्पशन पर डे 20 kg। अच्छा पूरा लिखते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 kg मोर देन द एवरेज कंजम्पशन पर डे। एवरेज कंजम्पशन जितनी भी है उससे आप ज्यादा ही कंज्यूम कर रहे हो 20 kg। देर इज एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2000 kg। ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है हमारे पास। टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर इज 4 to 8। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 to 8? ध्यान समझ लो, 4 का मतलब है मिनिमम टाइम, 8 का मतलब है मैक्सिमम टाइम। इन दोनों का एवरेज निकालूंगा, 8 और 4 12, 12 2 6, 6 इज अ एवरेज नॉर्मल टाइम। समझ में आ गया। द परचेज प्राइस आपको दे रखा है 125 रुपए पर केजी। देयर इज एन ओपनिंग स्टॉक। देखो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है, दोनों में फर्क है। ओपनिंग स्टॉक है 1800 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एक्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन अ कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज 13.76%। To place an order, company has incurred 720 on a paper and documentation work। जितनी बार ऑर्डर दोगे उतनी बार 720 रुपए की कॉस्ट आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। कंप्यूट द फ्लोइंग इन रिलेशन टू रॉ मटेरियल डी। तो रॉ मटेरियल डी के रिलेशन में आपको ये चीज कंप्यूट करनी है। एक तो रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी नॉट ऑर्डरिंग द ईओक्यू। अगर आप ईओक्यू का ऑर्डर प्लेस नहीं करते तो इससे क्या इम्पैक्ट जाएगा कंपनी के प्रॉफिट पे।
इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है टेक 364 डे इन अ ईयर। तो आप 364 दिन लोगे एक साल में, इसको आप एज्यूम करके चलेंगे कि एक साल में 364 दिन। बताइए सर, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन सारे मजेदार होंगे। चलिए, अगर दोस्तों मुझे ईओक्यू निकालना है तो ईओक्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए एनुअल डिमांड, क्योंकि बिना एनुअल डिमांड के आप ईओक्यू निकाल ही नहीं सकते। तो एनुअल डिमांड का मतलब क्या है? इस साल कितने यूनिट प्रोडक्ट एक्स की बनाओगे, और 2 kg के हिसाब से 1 यूनिट बनता है। तो अगर मुझे प्रोडक्ट एक्स की इस बार 40,000 यूनिट बनानी है तो 80,000 kg का हमारे को डिमांड चाहिए। तो अगर मुझे ईओक्यू निकालना हो तो मुझे एनुअल डिमांड कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है? ईओक्यू निकालना। ईओक्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? एनुअल डिमांड चाहिए। ठीक है सर। तो आइए, सबसे पहला मेरा पॉइंट आएगा कि मैं किस तरीके से एनुअल डिमांड कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेटिंग ऑफ एनुअल डिमांड, कैलकुलेटिंग ऑफ एनुअल डिमांड फॉर रॉ मटेरियल डी। जो रॉ मटेरियल डी है उसका एनुअल डिमांड कैलकुलेट करेंगे। 1800। आइए मैं आपको दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, इस सेल फोरकास्ट क्या है प्रोडक्ट एक्स की? जैसे ही आप प्रोडक्ट एक्स निकालोगे कि कितना प्रोडक्शन करना है, उसी हिसाब से रॉ मटेरियल डी आ जाएगा ना। क्योंकि वो कह रहा था कि अगर आप प्रोडक्ट एक्स का 1 यूनिट बनाओगे तो 2 kg रॉ मटेरियल डी लगेगा, राइट? तो मुझे जो एनुअल डिमांड निकालनी है रॉ मटेरियल डी की निकालनी है, तभी ईओक्यू भी डी का ही आएगा। समझ पा रहे हैं आप? चलो देखना जरा। सबसे पहले लिखो सेल फोरकास्ट। आप कितनी सेल करोगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। और किसका? ऑफ द प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स की आप कितनी सेल करोगे जरा बताना। अगर आप यहाँ इधर देख लो, क्वेश्चन नहीं है तो इधर देख लो। प्रोडक्ट एक्स की मैं कितनी सेल करूंगा, हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि प्रोडक्ट एक्स की आप 20,000 यूनिट बेचोगे। ये रहा 20,000 यूनिट। 20,000 यूनिट प्रोडक्ट एक्स की बेचोगे, 20,000 यूनिट मैं बेचूंगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इस 20,000 यूनिट में आपका ओपनिंग स्टॉक भी तो था। तो इसका मतलब जो सेल आप करोगे 20,000, उसमें ओपनिंग स्टॉक जुड़ा होगा नहीं जुड़ा होगा? क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं बताया क्वेश्चन में तो हम फीफो मेथड लेके चलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहां से मैं लेस कर दूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ एक्स, एक्स प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक जो कि मेरा 1800 था। 1800 यूनिट मैंने यहां से माइनस कर दिया। अब जो निकल कर आएगा उसको क्या कहूंगा जरा बताना। अब जो निकल कर आएगा दैट इज कॉल्ड 18,200 यूनिट। ये क्या माना जाएगा? इसको ये कह सकता हूं कि मैंने करंट ईयर में या करंट जो भी महीना ईयर है उसमें प्रोड्यूस कराई है, कह सकते हैं इसको हम। इसको बोलेंगे यूनिट प्रोड्यूस इन करंट ईयर। करंट ईयर में आपने ये यूनिट प्रोड्यूस करी है, एक्स यूनिट प्रोड्यूस इन करंट ईयर। ठीक है जी। अब एक्स यूनिट आपने इतनी बनाई, इतनी यूनिट बनाने में कितना केजी रॉ मटेरियल लगा होगा? रॉ मटेरियल डी रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल डी रिक्वायर्ड कितना लगेगा? 2 kg पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में 2 kg लगता है। तो 18,200 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा? 18,200 मल्टीप्लाई बाय 2, 36,400 kg रॉ मटेरियल लगेगा दोस्त। 36,400 kg रॉ मटेरियल लगेगा। अब रॉ मटेरियल इतना तो लगेगा, पर हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल पहले से भी तो पड़ा है। तो क्या हमें इतना रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आना है? देखिए लगेगा कितना, 36,400। पर हमारे पास पहले से भी तो रॉ मटेरियल पड़ा है ना दोस्त।
कितना 2000 केजी ओपनिंग रॉ मटेरियल पहले से पड़ा है, तो उतना जब मेरे को पड़ा है तो मैं क्यों खरीद के लाऊं? समझ लो। आपके मान लो बच्चे हो गए, ठीक है, माँ बाप बन गए आप, अभी तो तुम बच्चे हो। मान लो 10 साल बाद आपके बच्चे हो जाते हैं नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू, ठीक है। अब चुन्नू मुन्नू के पेंसिल रबड़ कटर लाने का काम किसका है? आपका ही होगा। अब मान लेते हैं कि आ, एक पेंसिल 5 पेंसिल चाहिए आपके बच्चे को, 5 पेंसिल चाहिए, ठीक है। अब 2 पेंसिल पहले से पड़ी है घर पे, तो कितनी लेकर आओगे? 3 ना। 5 पेंसिल की रिक्वायरमेंट है स्कूल में, बच्चे की स्कूल में 5 पेंसिल मंगाई गई है, 2 पहले से घर में पड़ी थी, तो कितने लेकर आओगे? 3 ना दोस्त। वही कह रहे हैं 36,400 केजी चाहिए यूनिट को प्रोड्यूस करने में, पर 2000 केजी पहले से रॉ मटेरियल पड़ा है। तो अगर मैं उसको हटा दूंगा तो मुझे कितनी डिमांड, कितनी रॉ मटेरियल की नीड है? तो ओपनिंग रॉ मटेरियल, समझ में आया लॉजिक? ओपनिंग रॉ मटेरियल, तो मान लो 2000 केजी आपके पास पहले से पड़ा था, तो अब आप कितनी रॉ मटेरियल खरीदोगे? सर हम जो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे वो इतना करेंगे 34,400, क्या बोलूंगा इसको? एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है जी, यही हमारी आ जाएगी एनुअल डिमांड, ये आ जाएगी हमारी एनुअल डिमांड। देख रहे हो, ईओक्यू के क्वेश्चन के अंदर हमेशा एनुअल डिमांड गिवन होता था, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें एनुअल डिमांड निकालना पड़ रहा है, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के कराएंगे आपको। चलो, अब जरा सेकंड, अब सेकंड पॉइंट पे निकालेंगे ईओक्यू। अब ईओक्यू निकालने के लिए हमें चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट एंड देन रूट। सर अगर हम देखें तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड तो है 34,400, और ऑर्डरिंग कॉस्ट 720 थी, ये भी मुझे, कैरिंग कॉस्ट नहीं दी हुई थी मुझे। कैरिंग कॉस्ट दी हुई है क्या आपको? हाँ, कैरिंग कॉस्ट दी हुई है, परसेंटेज दिया था इंटरेस्ट चार्जेस का। सर कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज किया था 13.76। अगर आपने मटेरियल चैप्टर पढ़ा हुआ है तो बताओ ये परसेंटेज किस पर अप्लाई होती है? आप खुद बता दो। चलो, कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज किस पर अप्लाई होती है? फर्स्ट प्लेयर हो तो परचेज प्राइस पर होती है भाई, परचेज प्राइस पर 13.75%, 13.75%, 36% परचेज प्राइस पर होती है कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज। तो ये कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज आपको दे रखी है, इतना चार्ज है, परचेज प्राइस है 125 मल्टीप्लाई बाय 13.76%, तो आपका यहाँ से निकल जाएगा कैरिंग कॉस्ट 125 मल्टीप्लाई बाय 13.76%, क्या जाएगा 17.2, ये आपके पास आ गया कैरिंग कॉस्ट। बस यहाँ से डिवाइड करो 17.2 एंड देन रूट कर दो, तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा सर 2 मल्टीप्लाई बाय 13,400 मल्टीप्लाई बाय 720 डिवाइड बाय 7.2 एंड देन उसके बाद रूट कर देना, यह आ गया 1697 केजी, 1697 केजी भाई, ये आ रहा है आपका ईओक्यू। एक बारी में कितनी यूनिट का ऑर्डर दोगे? 1697 केजी यूनिट का ऑर्डर दोगे, ठीक है सर। कोई डाउट है यहाँ पर? यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद कहते हैं कि आपके पास और क्या क्या बोल रहा था निकालने को? कह रहा था री ऑर्डर क्वांटिटी तो आपने निकाल लिया, अब आप निकालो री ऑर्डर क्वांटिटी, निकाल लिया ना? री ऑर्डर लेवल नहीं निकाला? री ऑर्डर क्वांटिटी आपको बोला है मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल पूछा है, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए मुझे री ऑर्डर लेवल भी निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल। आ जाओ, तो सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम के लिए निकालने के लिए आपको पहले री ऑर्डर लेवल चाहिए, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूले में री ऑर्डर लेवल का कहीं ना कहीं यूज होता है। री ऑर्डर लेवल कैसा होता है फॉर्मूला? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम, कंजम्पशन या यूसेज जो आप कह लो। सर
आपको दे रखा है मैक्सिमम कंजम्पशन, उसके बारे में बता रहा था। कह रहा मैक्सिमम कंजम्पशन एक दिन की होगी 20 केजी ज़्यादा होगा एवरेज कंजम्पशन पर डे से। ये लाइन पढ़ो, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 केजी मोर देन द एवरेज कंजम्पशन। सोचो अगर एवरेज कंजम्पशन 10 है तो मैक्सिमम कंजम्पशन 30 है, ऐसे कह रहा है। एवरेज कंजम्पशन अगर 10 है तो मैक्सिमम कंजम्पशन 30 है। तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम कंजम्पशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा एवरेज कंजम्पशन का। कैसे, क्या निकालूं? एवरेज कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब यूसेज, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से निकालते हैं। अब एवरेज कंजम्पशन मुझे दिया नहीं है तो इसको मैं एक्सलेट कर लेता हूँ। तो अगर एवरेज कंजम्पशन x है तो x से 20 ज़्यादा, x से 20 ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 20 kg, ये होगा मैक्सिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन दे रही है क्या क्वेश्चन के अंदर? मिनिमम नहीं दी हुई। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट दे दो। दोस्त इसमें ना मिनिमम कंजम्पशन दिया ही नहीं है। मैं पता कैसे करना पड़ेगा हमें? इसमें करना ये पड़ेगा, इससे यूज नहीं, ये बाद में लगेगा। हमें पहले एवरेज कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। एवरेज कंजम्पशन का मतलब होता है नॉर्मल कंजम्पशन। कैसे निकालोगे एवरेज कंजम्पशन? कैसे निकालोगे? आप कहोगे, देखो सिंपल सी कहानी ये है। आप ऐसा कहोगे कि भैया देखो 34,400 केजी, कितना, 34 नहीं 36,400, पूरे साल में कितने यूनिट का कंजम्पशन करते हैं हम? ये तो देखो, ये रहा, ये हमारा नॉर्मल कंजम्पशन, पूरे साल में हम इतने यूनिट का कंजम्पशन करते हैं नॉर्मल। ठीक है ना? पूरे साल में हम अगर 36,400 यूनिट का कंजम्पशन करता है, और क्वेश्चन में हमें बोला था लास्ट में कि आप एक साल में 364 दिन लेना, तो एक दिन का आ जाएगा। तो अगर 36,400 केजी का कंजम्पशन है पूरे साल में, और एक साल में 364 दिन आपको कंसीडर करना है, लास्ट में लिखा हुआ था, तो एवरेज कंजम्पशन पर डे आ जाएगा। बताओ सर कितना आया एवरेज कंजम्पशन पर डे? ये तो 100 केजी आ गया। अच्छा, एवरेज कंजम्पशन तो आ गया। इसके बाद एवरेज कंजम्पशन के बाद आप ये निकाल सकते हो अगले पॉइंट पर, मैक्सिमम कंजम्पशन। मैक्सिमम कंजम्पशन के बारे में क्या कह रहा था वो? एवरेज कंजम्पशन जो भी होगा उसमें 20 ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम कंजम्पशन निकालने के लिए एवरेज कंजम्पशन प्लस 20 केजी जोड़ देना, क्योंकि कह रहा है 20 केजी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हो गया कि एवरेज कंजम्पशन अगर मेरा 100 केजी है तो 20 केजी और बढ़ा दो, यह आ जाएगा 120 केजी। अब लगे हाथ मिनिमम कंजम्पशन में निकाल लो, क्योंकि आगे जाकर यूज़ वो भी होगा। तो मिनिमम कंजम्पशन, उसके लिए फॉर्मूला लगा दो, एवरेज कंजम्पशन निकाला जाता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। एवरेज कंजम्पशन है 100 केजी, इस 2 को उठा के उधर भेज दो, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखा है 120 केजी, और प्लस यहाँ पर मिनिमम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200 केजी। ये 120 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 120 हो जाएगा, और इजिकल टू मिनिमम कंजम्पशन। तो नेट मिनिमम कंजम्पशन कितनी आ गई? 80 केजी। ये लो सर, सारा निकाल दिया मैंने, मिनिमम कंजम्पशन भी निकाल दिया, एवरेज भी निकाल दिया। अब यूज़ कर लो भाई, फॉर्मूला लगा दो, कितना हो गया? आप कहोगे मैक्सिमम कंजम्पशन है 120 केजी, और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में गिवन था,
तो मैक्सिमम टाइम कितना दे रखा है 8 दिन। देखो 4 मिनिमम है, मैक्सिमम टाइम 8 दिन, एवरेज निकालने के लिए 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 120 मल्टीप्लाई बाय 8 960। ये आ गया रीऑर्डर लेवल। तो एक बारी में कितने केजी का ऑर्डर दूं? एक बारी में तो आपको उतने केजी का ऑर्डर देना। रीऑर्डर लेवल क्या बताता है? जब आपके पास 960 केजी बच जाए तब आप ऑर्डर प्लेस करना। ठीक है सर? समझ में आ गया? अच्छा ईओक्यू निकाल, अरे यार ये हमारा पहला पॉइंट नहीं था। पहला पॉइंट हमारा ईओक्यू पूरा ना, हटाओ, ये हमारा पहला पॉइंट नहीं है। ईओक्यू तो ऐसे निकाला। पहला पॉइंट हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी। इधर देख लो दोस्त, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें रीऑर्डर क्वांटिटी पूछा गया। हालांकि ये एक ही होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ही होता है, पर इधर क्वेश्चन में दोनों को अलग अलग कहा है। रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दोनों एक ही होता है, पर इधर क्वेश्चन में अलग अलग बोला गया है, क्योंकि उधर पहले से बोल दिया कि रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना होगा तो वो 200 कम होगा ईओक्यू से। अब इन दोनों को अलग अलग कह दिया उन्होंने, पर मैं क्वेश्चन की बात को टाल नहीं सकता दोस्त, क्योंकि भाई वैसे तो रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दोनों एक ही होता है। मॉड्यूल में चेक कर लेना आप। बट इस क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि रीऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए आपको ईओक्यू से आपको 200 कम करना होगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट मेरा जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वो इस तरीके से आएगा। अब देखो पहला पॉइंट मैं करता हूँ, रीऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि ईओक्यू जो होगा उससे 200 यूनिट कम कर देना। ठीक है, ये आपका रीऑर्डर क्वांटिटी पूछा था उसने हमसे, क्योंकि इन दो क्वेश्चन में स्पेशली रीऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू को दोनों बाइफरकेट कर रखा है, पहली लाइन पे करा हुआ है। तो ईओक्यू मेरा कितना आया था देख लो आप सर। ईओक्यू मेरा आया था 1697, 1697 केजी, 1697 केजी। यूनिट दे रखी है क्या? केजी दिया भाई, केजी दिया। 1697 केजी में से 200 केजी लेस कर दोगे तो आपका आ जाएगा रीऑर्डर क्वांटिटी। इन दोनों को अलग अलग करा हुआ उसने, 1497 केजी हो जाएगा सर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन कह रहा है हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हम यहाँ पर लड़ नहीं सकते क्वेश्चन से, नहीं भाई तू ऐसा कैसे कह रहा है भाई, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है ना? बी पार्ट में उसने हमसे पूछा था कि भैया मैक्सिमम स्टॉक लेवल बता दो। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लो। फॉर्मूला बताओ क्या होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी और माइनस करेंगे मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। सर अभी जो हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी है हमें हर जगह वही कंसीडर करते हुए चलना है, क्योंकि इधर ईओक्यू को जोर नहीं दिया हुआ। इधर मेन पॉइंट आपका रीऑर्डर क्वांटिटी है। समझ पा रहे? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? क्वेश्चन के अंदर ईओक्यू और रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों अलग अलग है। अब हर फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि रीऑर्डर क्वांटिटी निकालो, होता वो भी ईओक्यू ही है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी जो होता है हमारा वो ईओक्यू ही होता है, पर इसने कहा कि भाई ईओक्यू हम अलग मानेंगे जो आपने फॉर्मूले से निकाला, और रीऑर्डर क्वांटिटी 200 कम होगा। रीऑर्डर क्वांटिटी 200 कम होगा। ठीक है जी। तो आपका रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 200 कम करके हमने निकाल दिया 1497 का ऑर्डर देना पड़ेगा आपको, 1497 का। अब जहां जहां फॉर्मूला यूज होता है, जहां जहां ईओक्यू आता है फॉर्मूले के अंदर, वहां आप रीऑर्डर क्वांटिटी को कंसीडर करते हुए चलेंगे, क्योंकि उनको उसने वही मेन पार्ट बनाया अपना। तो रीऑर्डर लेवल मैंने अभी निकाला, कितना आया था रीऑर्डर लेवल? आप देखोगे तो मैंने अभी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में पहले ही निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता था आगे जरूरत पड़ेगी। 960 केजी, तो ने नो आया 960। रीऑर्डर क्वांटिटी आया 1497। मिनिमम यूसेज कितना है? अभी निकाला था 80 केजी, और मिनिमम टाइम है 4। मिनिमम टाइम है 4। जोड़ना 960 प्लस 1497 क्या आ जाएगा सर? 2457। 80 × 4 यह आ जाएगा 320। 2457 माइनस 320 यह आ जाएगा 2137। यह आ गया मिनिमम स्टॉक लेवल, इतना केजी।
मैक्सिमम आया है। अब मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? भूल तो नहीं गए? मैंने पिछली क्लास में बताया था मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब क्या होता है, मतलब ही बताया था। कंपनी चाहती है कि वो ऑर्डर रिसीव्ड होने से पहले कितना स्टॉक हमारे गोडाउन में पड़ा है। बिल्कुल सही बात। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल टाइम। अगर कंपनी नॉर्मल तरीके से समय यूसेज करे, नॉर्मल समय में डिलीवरी हो, तो हमारा कितना मिनिमम स्टॉक पड़ा रहेगा? 960 केजी तो हमारे पास रीऑर्डर लेवल पड़ा ही है गोडाउन में। अगर हम नॉर्मल यूसेज करें तो ये नॉर्मल यूसेज था 100 केजी और नॉर्मल टाइम है 6 दिन, क्योंकि 4 और 8 मिनिमम मैक्सिमम दोनों का एवरेज निकालो 6 आ जाएगा। 960 और 600 कितना आ जाएगा? ये 360 केजी। इतना आपका मिनिमम स्टॉक लेवल है। इतना आपका मिनिमम स्टॉक लेवल है। ठीक है जी। अब जरा डिफरेंट समझिए, रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में फ़र्क क्या है। सर अगर आप देखो, मैं इसका फ़र्क भी बता देता हूँ। ये कहता है कि देखिए, अगर आप ईओक्यू वाला ऑर्डर दोगे तो आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी, है ना? आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम से कम आएगी। आपको मैंने एक कंसेप्ट और समझाया था कि मैं ईओक्यू का ऑर्डर नहीं दे रहा। मैं क्या दे रहा हूँ? मैं अपना ऑर्डर दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड लॉट साइज। कि मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ईओक्यू आया था 1697 केजी, पर मैं इतना नहीं दे रहा, मैं 200 कम दूंगा, तो ये मेरा लॉट साइज हो गया। इसको इन्होंने रीऑर्डर क्वांटिटी का। तो मैंने ऑर्डर कितने का प्लेस किया है? 1497 केजी का। वो कह रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है, कि आप कितने का ऑर्डर प्लेस करोगे। आपने ईओक्यू वाला ऑर्डर प्लेस नहीं करा। ईओक्यू आया था 1697। इसका ऑर्डर प्लेस करते तो आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कम आती, पर आपने वो ऑर्डर प्लेस नहीं करा। आपने प्लेस क्या करा? 200 कम करके करा, 1497। तो अब मुझे क्या बताना है कि अगर मैं ईओक्यू पे ऑर्डर प्लेस करता और अपना जो लॉट साइज है मेरा 149 उस पर करूंगा, तो मेरे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो दोनों से हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे और देखेंगे हमारी कितनी कॉस्ट सेविंग हुई है। बस खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर आपका री ऑर्डर ईओक्यू आपका अगर आज देखा जाए तो आपके पास अब दो पॉइंट है। पहला हमारे पास है ईओक्यू, लॉट साइज क्या है आपका? ईओक्यू है, जो कि कितना आ रहा है? 1697। ठीक है। इधर लॉट साइज क्या है आपका? रीऑर्डर क्वांटिटी। बात एक ही होती है, पर इधर लॉट साइज अलग लेकर इन्होंने रीऑर्डर क्वांटिटी बता दी, जो है 1497। आपको पता है कॉस्ट कहाँ पर कम आएगी? ईओक्यू का अगर ऑर्डर प्लेस करोगे तो वहाँ कम आएगी, इसमें ज़्यादा आएगी, इसमें कम आएगी। अरे ऐसा क्वेश्चन करा है नहीं करा? बिल्कुल करा है सर। ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है काफ़ी की, कि जब हमारा लॉट साइज अलग होता है तो आपको पता होता है कि कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। कोई कह रहा है कि अगर लॉट साइज ज़्यादा होगा तो कॉस्ट क्या होगी? तो सबसे पहले आ जाएगी परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? सर 125 रुपये के हिसाब से 1 केजी मिल रहा है, तो 1697 एट द रेट 125 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। तो 1697 इंटू 125 के हिसाब से करूंगा तो 2,12,125 रुपये की आएगी मेरी परचेज कॉस्ट। इसके बाद 1497 इंटू 125 के हिसाब से करूंगा तो 1,87,125 की आ रही है मेरी परचेज कॉस्ट। अब यहाँ पर जोड़ूंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे? भाई पूरे साल में आपको कितनी यूनिट चाहिए? पूरे साल में आपको कितना डिमांड, एनुअल लॉट साइज क्या है आपका, एनुअल डिमांड क्या है? भाई पूरे साल में मुझे चाहिए 34,400 यूनिट। ठीक है। डिवाइडेड बाई करूंगा, एक बारी में मंगा रहे हो 1697, तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा? 20.25 बार, समथिंग ऐसे 20.25 आ रहा है। ठीक है जी, 20.27 या ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है। अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसको बराबर एक्यूरेट आंसर लाना चाहते हो तो पॉइंट में कंसीडर करो, और नहीं लाना चाहते तो आप अपना इसको अप्रोक्स कर लो। आप इसको अप्रोक्स कर लो। ओहो सॉरी सर, परचेज कॉस्ट एनुअल पे आती है, मेरे ध्यान से निकल गया। 34,400 मल्टीप्लाई बाई 125 के हिसाब से 43 लाख।
भाई पूरे साल में तो 43 लाख की ही कॉस्ट आएगी, क्योंकि आप पूरी एनुअल पूरे साल की परचेज कॉस्ट आएगी ना, तो पूरे साल में तो 34,400 ही मंगाओगे। मैंने उस पर निकाल दी, गलती हो गई। फॉर्मूला क्या होता है सर? लॉट साइज डिवाइडेड बाय एनुअल डिमांड, सॉरी फॉर्मूला चेंज कर दिया, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये होता है जी फॉर्मूला। अब आपकी लॉट साइज कितना है? हमारा जो एनुअल डिमांड है वो है 34,400। एक बारी बना रहा हूँ 1697 एंड मल्टीप्लाई, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 720। बताओ क्या आएगा सर? सर मान लो मैंने अप्रोच कर दिया और किसी बच्चे ने अप्रोच नहीं करा, तो सर क्या मेरा आंसर गलत हो जाएगा? नहीं होगा गलत। अगर देखो यहाँ पर आ रहा है 34,400 डिवाइडेड बाई 1697, तो आ रहा है 20.27, मतलब एक 20.27 बार तो ऑर्डर नहीं दे सकता। अब कुछ बच्चे कर रहे हैं 2.20.27 के हिसाब से, और कुछ कह रहे हैं मैंने 21 कर दिया है। भाई साहब कोई गलत नहीं करेगा आपका आंसर, ठीक है ना? तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर में अप्रोच करना है, या मैंने पूरी रिसर्च कर ली है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा एग्जाम में। मैंने नहीं करा, तो मेरा आ गया सर 14,595 अप्रोक्सीमेटली, ये आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा 34,400 का ऑर्डर पूरा साल में देना है, पर एक बारी में इस बार 1497 दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 720 रुपये के हिसाब से। 34,400 डिवाइड बाई 1497 मल्टीप्लाई बाय 720, मेरा आ गया 16,545। ये आ रहा है 16,000 समथिंग कुछ, ठीक है। अब मेरा कैरिंग कॉस्ट भी बता दो कैसे निकलता है। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? लॉट साइज जो भी है उसको करोगे एवरेज और मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। तो लॉट साइज कितना है आपके पास? इधर है 1697 का, इसका करते हैं हम हाफ, 1697 डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 17.2 थी मेरे हिसाब से। इधर करेंगे 1497 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 17.2 गया मेरी, तो 1697 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 17.2 है, यह आ जाएगा 14,594 अप्रोक्स। 1497 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 17.2, यह आ जाएगा सर 12,874। अब भाई कर लो आप टोटल कॉस्ट। ₹43,00,000 14,595 14,595 ही आएगा, क्योंकि दोनों में ऑर्डरिंग 595 ही कर दो, क्योंकि दोनों में सेम आती है ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट। ये आ गया 43,29,190 एट लेवल ऑफ ईओ की ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आती है। 43,16,545 और 12,874, यह आ गया 43,29,419। तो मुझे बताओ इसका जो डिफरेंस आएगा वही आपकी कॉस्ट सेविंग है। 43,29,190 लगभग लगभग 229 रुपये, 229 रुपये का आपने पैसा बचा लिया, 229 रुपये बचा लिया आपने, ठीक है जी। 229 रुपये की आपका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 229 रुपये से, क्योंकि नहीं प्रॉफिट घट जाएगा 229 रुपये से। क्यों घट जाएगा? क्योंकि मंगाना चाहिए था आपको EOQ से 1697 पर, मंगाया आपने 1497। प्रॉफिट डिक्रीज। अब होगा क्या सुनो, अगर आपने यहाँ पर 21 कर दिया और यहाँ पर आपने 23 कर दिया तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा, सीधी सी कहानी यही है भाई। 34,400 डिवाइड बाई 1697, ये आपके 20.21, आपने 21 में लिया कि भाई 20 पॉइंट कुछ, तो हम 20 पॉइंट डेसिमल पे ऑर्डर थोड़े देंगे, 21 दे दिया, तो यहाँ 15,120 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 34,400 डिवाइड बाई 1497 मल्टीप्लाई बाई 720। ओह 34,400 डिवाइड बाई 1497,
ये आ जाएगा 22.97, मतलब 23 ऑर्डर प्लेस करोगे और मल्टीप्लाई 720 के हिसाब से 16,560 आ गया। तो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, एंड विट इज नेग्लिजिबल, जो नेग्लिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए चलता है इतना, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है यहाँ पर कि आप उसको नंबर ऑफ वाटर को कन्वर्ट करो या ना करो। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था, और एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपका ईओक्यू सब कुछ कवर हो गया, सब कुछ कवर हो गया। बड़ा क्वेश्चन था पर सब कुछ कवर हमने यहाँ पर कर लिया है। आइए दोस्तों, अब एक नया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन सामने दिखा रहा हूँ। ये रहा, ये पूरा लेवल ऑफ स्टॉक के बेसिस पर है। ईओक्यू वाला समझ में आ गया? मैंने ईओक्यू में हमने सारा कंसेप्ट सीख लिया, ईओक्यू कैसे निकालते हैं और दोनों टोटल कॉस्ट भी कैसे निकालते हैं। एक डिस्काउंटिंग पॉलिसी है, वो रह गया, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो करा दूंगा। बाकी लेवल ऑफ स्टॉक का एक बार अलग से कर लेते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पर मंथ, एक कंपनी है जो 10,000 यूनिट प्रोडक्ट बनाती है एक महीने में। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 200। द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज 20 पर केजी। रीऑर्डर पीरियड दे रखा है आपको 4 और 8, 4 मिनिमम है, 8 मैक्सिमम है, उन दोनों का एवरेज 6 हो जाएगा। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 200 से 900 केजी, 200 केजी मिनिमम है, 900 केजी आपका मैक्सिमम है, पर वीक दे रखा है यहाँ पर। और इससे आपका एवरेज निकालकर नॉर्मल कंजम्पशन आ जाएगी। बता भी रहा है एवरेज कंजम्पशन बीइंग 550 मानना है आपको। द कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री है 20% पर एनम। 20% कहाँ अप्लाई करेंगे? परचेज प्राइस पर। तो आपके पास तीन चार चीजें निकालनी है। एक तो रीऑर्डर क्वांटिटी। अब इधर देखो, रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू है, उधर दोनों अलग अलग था, क्योंकि उधर रीऑर्डर, उधर ना रीऑर्डर क्वांटिटी वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए था, स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। उधर करना चाहिए था लॉट साइज, कि भाई देखो ईओक्यू है 1697 केजी का, और मैं जो ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ वो लॉट साइज है 200 कम, 1497 का। आप कंफ्यूज हो गए, थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया उसने। सोचो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता तो यार क्या दिमाग घूम जाता हमारा। अब क्लियर हो गया कि हाँ, जो रीऑर्डर क्वांटिटी है उधर 200 कम करके वो लॉट साइज है बेसिकली। भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले तो आप एनुअल डिमांड निकाल लो। अच्छा एक चीज़ और बता दो, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं पर मंथ, तो मैं पर महीने का निकाल लेता हूँ। जैसा कहोगे वैसा निकालेंगे, पर महीने का भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको वीक वीक का दे रखा है सर। तो वीक के लिए मंथ जो होगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। पर कैरिंग कॉस्ट पर एनम दे रखी है, तो पर एनम चलेगा भैया। कैरिंग कॉस्ट पर एनम दे रखी है आपको। चलो सर, बताओ एनुअल डिमांड क्या होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते हैं। एनुअल डिमांड क्या है? 10,000 इंटू 12 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये की हमारी एनुअल डिमांड है। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कह रहा है आपके प्लेस करने की 200 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। सर परचेज प्राइस है 20 रुपये के जी। 20 रुपये के जी, 20 केजी, 20 रुपये पर के जी, 20 रुपये पर के जी का परचेज प्राइस। इसके बाद सर आपके पास कैरिंग कॉस्ट दे रखा है। अब कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? परचेज प्राइस का 20% करोगे, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 4 रुपये। 4 रुपये आपका कैरिंग कॉस्ट है, ये आपके पास परचेज प्राइस, ये ऑर्डर कॉस्ट, और वो आपके पास। तो बताइए री ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालोगे? ई ओ क्यू, 2 × A/O/C निकालिए सर। 2 × 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 डिवाइड बाय सी है 4, एंड रूट करेंगे, यहाँ पर आपका ई आ जाएगा। बताइए सर कितना आया ई ओ क्यू? कितना आया?
1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 4 एन रूट 3464 ये आपके पास EOQ है। अब निकालो रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम। जब भी क्वेश्चन करो तो फॉर्मूले जरूर लिखो, याद हो जाएंगे। मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है 900 kg की और मैक्सिमम टाइम है 8 वीक। 900 इंटू 8 क्या आ जाएगा 7200। तीसरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपके पास दे रखा है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए हमें चाहिए रीऑर्डर लेवल EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम, है ना। रीऑर्डर लेवल कितना दे दिया 7200 kg। EOQ कितना है 3464। मिनिमम कंजम्पशन कितनी है 200 kg की एंड मिनिमम टाइम है 4। 3464 प्लस 7200 क्या आ जाएगा 10,664 माइनस 4 दूनी 8 800 माइनस 800 कर दो और ये आ जाएगा 9864 kg। एंड फोर्थ आ जाएगा आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल। आपको मेरे से पहले कर लेना चाहिए। मिनिमम स्टॉक लेवल में रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम तो निकाल लोगे आप। मिनिमम टाइम है 4, मैक्सिमम टाइम है आपके पास मिनिमम टाइम 4 है और मैक्सिमम टाइम आपके पास 8 है। दोनों का एवरेज करेंगे तो आ जाएगा 6। और नॉर्मल यूसेज हमें बता रही थी 550 kg एवरेज कंजम्पशन। नॉर्मल नॉर्मल और एवरेज एक ही होता है एंड दोनों को एवरेज कर लेंगे 6 आ जाएगा यहाँ पर। 550 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 3300 तो 7200 माइनस 3300 क्या आ जाएगा 3900 मिनिमम लेवल 3900 kg। या एवरेज स्टॉक लेवल भी पूछा उसने। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। मैक्सिमम 7200 kg, मिनिमम है 3900 kg एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा 5550। खत्म हो गया सर ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सर फोर्थ क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हमने पिछली क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट समझे थे वो सारे कवर हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देख लो एक बार। एक चीज और बता देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया ना, इसमें क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा सा चेंजेस कर लो, क्योंकि बेसिकली इस क्वेश्चन में गलती थी। जो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया था इसमें मिस्टेक थी। मिस्टेक ये थी कि आपको हर एक चीज़ केजी में दी गई है। जैसे नॉर्मल कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन, अगर आप सब चीज़ देखो केजी में दे रखा है, पर जो एनुअल डिमांड है वो 10,000 यूनिट में दे रखा है। गलत है ना। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए। यहाँ यूनिट की जगह पर केजी होना था। एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, केजी होना चाहिए था यूनिट की जगह पर। मतलब 10,000 केजी की डिमांड है। सर मान लो अगर 10,000 यूनिट होता और फिर हम कैसे कैलकुलेट करते, तो फिर इसका तरीका अलग होता कैलकुलेट करने का। क्योंकि सर यूनिट दे रखा है आपको, मैंने तो ये ध्यान भी नहीं दिया, अभी मेरे ध्यान में आया कि अरे ये तो यूनिट लिखा हुआ है। इसको ठीक कर लो आप, इधर 10 kg कर दो यूनिट की जगह पर। बुक में कर लेना, जब आपको बुक मिलेगी तो कर लेना उसमें, ठीक है। पर मान लेते हैं सर पेपर में एक्चुअली में 10,000 यूनिट करके आया था, तो होता क्या
कि मैं इसको कंसिडर ही नहीं करता। फिर मैं क्या करता, फिर मैं ये देखता कि मैंने नॉर्मल कंजम्पशन कितनी कर रहा हूँ, मैं फिर नॉर्मल कंजम्पशन के बेसिस पर एनुअल डिमांड निकालता। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। सर एक्चुअली में पेपर में आया था ये, ठीक है जी, क्यों गलती है सर ये। अब खुद देखो कि सारी चीज़ें केजी में दे रखी है, पर एक्चुअली में जो 10,000 आया, 10,000 जो दे रखा आपको एनुअल डिमांड निकालने के लिए, यूनिट में दे दी। ये तो गलत चीज़ है भाई, केजी में दो ना। अब यूनिट से केजी तो बात अलग है ना, कि भाई यूनिट तो मतलब फिनिश प्रोडक्ट और केजी मतलब रॉ मटेरियल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, वैसे तो ये मिस्टेक है, पर फिर भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर आप 10,000 यूनिट लेकर नहीं चलेंगे। अभी इसको केजी कर दो, हमने तो कर दिया है क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर आता है 10,000 यूनिट और सारा डाटा आपको केजी में दे रखा है, तो ऐसे केस के अंदर इस 10,000 को फिर कंसीडर नहीं करेंगे। फिर मैं एनुअल डिमांड कैसे निकालूंगा, ध्यान दे लो। अब एनुअल डिमांड कैसे निकालेंगे, तब अब एनुअल ने इफ एनुअल लिखा था कंपनी में 10, इफ एनुअल डिमांड इज नॉट गिवन, एनुअल डिमांड इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अंदर एनुअल डिमांड गिवन नहीं होगी, जैसे कि आप देखोगे यहाँ लिखा है कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अगर कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब ये फिनिश प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल की बात ही नहीं हो रही। तो अगर ऐसा कहीं पर लिखा आता और एनुअल डिमांड आपको नहीं गिवन होती, देन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना कभी कभार ऐसे पेपर में आ जाता है, वैसे तो आएगा नहीं, पर फिर भी कंपनी फिर भी इंस्टीट्यूट कभी कभी पेपर में दे देता है, कहता है कि भैया देखो हम ना इस बार एनुअल डिमांड दे ही नहीं रहे, निकालो कैसे निकालोगे। एनुअल डिमांड की जगह दे देता है यूनिट। तो होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ यही वाला क्वेश्चन को। अगर मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर एनुअल डिमांड नहीं दे रखी, एनुअल डिमांड केजी में होगी क्योंकि क्वेश्चन बाकी केजी में है। सर अगर क्वेश्चन बाकी भी यूनिट में होता और डाटा भी यूनिट में दिया होता तो मैं कहता वही एनुअल डिमांड है, पर एक डाटा यूनिट में दिया हुआ है, एक केजी में दे, अभी तो मैंने उसको चेंज करवा दिया। पर अगर मान लो चेंज नहीं करवाता तो क्वेश्चन क्या होता, if annual demand is not given in question, we will calculate then will calculate annual demand on the basis of normal consumption, then will calculate on the basis of normal consumption। बात समझ में आ गई। अब नॉर्मल कंजम्पशन कितनी थी, अगर आप देखोगे तो नॉर्मल कंजम्पशन मेरी है, एवरेज कंजम्पशन नॉर्मल कंजम्पशन एक ही 550 केजी मेरे को क्वेश्चन में गिवन था, ये लूंगा। ये पर वीक दे रखी है, ठीक है, एक हफ्ते, ठीक है, पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं, वीक पर ईयर कितने होते हैं, 52, जो नॉर्मल कंसीडर करूंगा। तो टोटल कंजम्पशन कितनी आ जाएगी, टोटल कंजम्पशन आएगी 550 एक हफ्ते में, और पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो आप टोटली कितना कंज्यूम कर लोगे, 550 इंटू 52 के हिसाब से 28,600 केजी आप कंज्यूम करोगे। तो ये आपकी आ गई एनुअल डिमांड। अब इसको लेकर ईओक्यू निकालोगे। बात समझ में आ गई, समझ में आ गया नहीं आया बताओ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको लेकर ईओक्यू निकालोगे तो अब आपका ईओक्यू क्या हो जाएगा। तो अब अगली बार जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आप ये जरूर चेक करना कि जो एनुअल डिमांड है वो वही है जो ईओक्यू में बाकी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। जैसे मेरे को बाकी चीज़ें केजी में दी है तो एनुअल डिमांड भी केजी में है या यूनिट में है, तो इस तरीके से कंसीडर करेंगे। अब ईओक्यू निकालेंगे, 2 इंटू 28,600, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है मेरी 200, और कैरिंग कॉस्ट है 4, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 और कैरिंग कॉस्ट है 4। अब आप बाकी चीज़ें खुद निकालेंगे, ठीक है। ये बाकी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। 28,600 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाई 4 एंड देन फिर रूट, क्या जाएगा 1691 केजी। अब आप लिखना 1691 केजी, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। रेस्ट विल डू सेल्फ। बाकी आप फिर से अब वही निकालोगे, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज, ये तीन चीज़ें, ये बाकी चार चीज़ें आप खुद निकालोगे अब इसके बेसिस पर।
ये ईओक्यू के बेसिस पर। होप अब चीज़ें आपको समझ में आ गई है। मैंने एक क्वेश्चन और आपको बोला था करने को, जल्दी से उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन एक और है, बस जो भी मैंने पिछली क्लास के अंदर सारे कॉन्सेप्ट कराए उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए, जैसे लेवल स्टॉक का अलग डिफरेंट क्वेश्चन करा दिया, ईओक्यू करा दिया सिंपल, ईओक्यू विद डिस्काउंटिंग पॉलिसी अब करा देता हूँ, और दोनों का मर्ज वाला क्वेश्चन भी करा दिया, तो लगभग सारे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस खत्म। जॉय टॉय लिमिटेड डील इन अ ट्रेडिंग ऑफ सुपर हीरो, एनुअल डिमांड ऑफ अ टॉय है 14,400 यूनिट। ठीक है, 14,400 यूनिट में दे रखा है, एंड बाकी चीजें भी यूनिट में है, तो मतलब यही आपकी एनुअल डिमांड, और कह भी रहा है एनुअल डिमांड, पर स्पेशली यहाँ पर नहीं कहा हुआ था उसने एनुअल डिमांड, तो हटा दो ये हटा दो। अब समझ गए ना आप क्या करना है इस वाले में। हालांकि क्वेश्चन में मिस्टेक थी, इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक थी, एग्जामिनर का आ गया था कि भाई क्वेश्चन में मिस्टेक है, बट फिर भी दोनों चीजें मैंने बता दी, कब क्या करना है किस केस में, तो इस बात को नोटिस कर लेना, आप गलती मत करके आ जाना पेपर के अंदर, और वो नोट लिख देना, इफ एनुअल डिमांड इज नॉट गिवन। अगर आपको दिख रहा है एनुअल डिमांड गिवन नहीं है, तो एवरेज कंजम्पशन के बेसिस पर निकाल रहे हो, तो नोट जरूर लिख देना कि भाई ऐसा हम करते हैं। एवरेज कंजम्पशन के बेसिस पर इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली कितना कंज्यूम करते हो आप एक हफ्ते में, उस हिसाब से हम पूरे साल का डाटा निकालेंगे, एस्टिमेटेड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल आप नॉर्मल ही कंजम्पशन करोगे, पर वो हमारी मजबूरी हो जाएगी, हम ये मान के चलेंगे कि पूरे 52 हफ्ते आपने नॉर्मल बेसिस पर कंजम्पशन करी, क्योंकि ज़्यादा सिनेरियो में, मेजरली सिनेरियो में वही रहता है, मिनिमम मैक्सिमम तो कभी कभी होता है। ठीक है, इसलिए एवरेज ले लेते हैं हम। भाई देखो यहाँ पर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रही है 212, 450 रुपये परचेज कॉस्ट दे रखी है, 25% आपका कैरिंग कॉस्ट है, क्वांटिटी डिस्काउंट देंगे 8% का, अगर हम 5,000 यूनिट एक टाइम पे ऑर्डर देते हैं। पहले ईओक्यू निकाल लेता हूँ, पहले मैं ईओक्यू निकाल लो, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ओ डिवाइड बाई सी, सर क्या आएगा। जॉय टॉय लिमिटेड एनुअल डिमांड है 14,400 यूनिट, 2 मल्टीप्लाई बाय 14,400, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी, 212, 212, एंड परचेज कॉस्ट क्या निकालोगे, 450 परचेज प्राइस है, उसका 25%, या की कैरिंग कॉस्ट। 450 का 25% कितना होता है, 112 कुछ, 112.5, 2 मल्टीप्लाई 14,400 मल्टीप्लाई 212 और डिवाइड बाई 112.5, एंड देन फिर रूट कर दूंगा। भाई कितना आया आपका, मेरा आया 22.9 आया, 232.9 था, मैंने 233 कर दिया। इतना यूनिट आप एक बारी में ऑर्डर प्लेस करोगे। ठीक है सर। अब अगर मैं, अगर मेरा लॉट साइज कह रहा है एक बारी में अगर आप 5,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपका परचेज प्राइस के अंदर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 8% का, तो यहाँ से परचेज प्राइस 850, 8% का डिस्काउंट मिलेगा, तो कितना आ जाएगा, 450 मल्टीप्लाई माइनस 8% कर देता हूँ, तो अब मेरा परचेज प्राइस होगा 414 रुपये, और अब मेरा कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाएगा, क्योंकि 414 का निकालूंगा अब मैं 25%, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट परचेज की परसेंटेज पे होता है, परचेज चेंज तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज, 414 का 25%, 103.5, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, और आपको पहले निकाल देना चाहिए। तो अब आपका क्या निकालेंगे, पहले तो परचेज कॉस्ट निकालो, कितनी साल, पूरे साल में कितनी यूनिट मंगानी है, 14,400 यूनिट मंगाएंगे, पर इधर 414 रुपये की मिलेगी, इधर परचेज कॉस्ट में ही बदलाव आ जाएगा, 14,400 मल्टीप्लाई 414 के हिसाब से आपकी परचेज कॉस्ट है 59,61,600, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, 61,600, ये आपकी परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, 14,400 यूनिट मंगानी है पूरे साल में, एक बारी मंगा रहे हो आप 5,000, एंड मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट है आपके पास 212, सीधा निकाल दो, 14,400 डिवाइड बाई 5,000 मल्टीप्लाई 212, याद आएगा 611, 651, 611। फिर आपके पास आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट, जो भी आपका लॉट साइज है उसको पहले आधा करो और मल्टीप्लाई करो कैरिंग कॉस्ट से, जो आया 103.5, 5,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 103,
क्या आ जाएगा सर? 2,58,750। यहाँ आपकी परचेज कॉस्ट कितनी आई? 14,400 मल्टीप्लाई बाय 450 के हिसाब से 6,64,80,000। और ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट एक साथ निकाल लो ना यहाँ पर। 2 मल्टीप्लाई बाय 14,400 एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय 212 मल्टीप्लाई बाय 112.5 कैरिंग कॉस्ट एक साथ आ जाएगी दोनों जोड़कर। 2 मल्टीप्लाई बाय 14,400 मल्टीप्लाई 212 मल्टीप्लाई 112.5 एंड देन फिर रूट। क्या आ गई सर आपके पास? 2,26,208। हाँ गड़बड़ है फिर। ये ठीक है यार। 14,400 212। यहाँ टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? ये 26,208 आ रहा है भैया। और यहाँ टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? ये आ गई 65,06,208। ये आपकी टोटल कॉस्ट है अगर EOQ ऑर्डर प्लेस करते हो। यहाँ पर 1,600 611 और 258,750। ये आगे 62,20,961। तो बताओ क्या हमें डिस्काउंटिंग पॉलिसी एक्सेप्ट करनी चाहिए? नो। नो, डू नॉट एक्सेप्ट द डिस्काउंटिंग पॉलिसी। ठीक है सर। कॉस्ट का हमारी, ओह यार मुझे लगा 65 लिखा हुआ है। एक्सेप्ट द डिस्काउंटिंग पॉलिसी। अरे मुझे लगा 65 लिखा हुआ है। ये देखो भाई एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है 62 और वहाँ 65। मुझे लगा दोनों 65 है। ये सर देख लो आप, यहाँ 62 आ रही है वहाँ 65 आ रही है, तो मैं कहूँगा डिस्काउंटिंग पॉलिसी एक्सेप्ट कर लो क्योंकि आपकी कॉस्ट कम आ रही है EOQ के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा यूनिट का ऑर्डर दो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है सर। इस तरीके से यहाँ पर हमने पिछली क्लास के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो सारे के सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। अब अच्छे से आपको समझ में आ गया, रिवीजन आपके हो गई है प्रॉपर तरीके से। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने मटेरियल इशू, फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एरे, सिंपल एज, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कशन क्वेश्चन से ही कर पाएंगे क्योंकि देखो वो हमेशा क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करी जाती है, क्योंकि वैसे कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चन करेंगे हम। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।